ओके देन मेरे प्यारे रसगुल्लो, सॉइल वाटर की इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चाएं कर चुके थे और आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये जो क्लासेस आपकी हो रही है ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि एओ के लिए, डबल एओ के लिए, प्री पीजी के लिए, एआरओ केमिस्ट्री के लिए, डबल आरओ केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। या यूँ कहें एग्रीकल्चर का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको सॉइल साइंस सब्जेक्ट से डर लगता है तो आज ही अपने उस डर को अलविदा, बाय बाय टाटा कर दीजिए, क्योंकि अब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो टॉपिक यहाँ चल रहा था, पहले तो उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हमने यहाँ स्टडी स्टार्ट कर दी थी सॉइल वाटर के बारे में। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जो मैंने कल की क्लास में आपको समझाया भी था, एक तो था सेचुरेशन, एक तो क्या था, सेचुरेटेड सॉइल। और एक वर्ड आपको बार बार काम में लेना पड़ेगा जो होता है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है, ध्यान रखना, व्हेन माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, यानी सॉइल के जो माइक्रो और मैक्रो दोनों टाइप के जो पोर्स होते हैं, अगर ये वाटर से, देखो पहले ही मैं आपको याद हो तो पहले की क्लासेज में हमने बात की थी कि सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यानी पोर्स के अगर हम टाइप की बात करें तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी कि ये टू टाइप के होते हैं, जिनमें मैंने एक को कहा था कि ये एक होता है मैक्रोपोर्स और एक को हमने कहा था माइक्रोपोर्स। देखो, पोर को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। यानी जैसे मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल है और सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इसको कहते हैं पोर। और ये जनरली सॉइल के अंदर टू टाइप के होते हैं, जिनमें एक तो होता है मैक्रोपोर्स और एक होता है माइक्रो। देखो बेटा, न्यूट्रिएंट्स में आपने पढ़ा होगा कि मैक्रो का मतलब होता है, हिंदी में अगर हम कहें तो मैक्रो का मतलब होता है वृहद। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है वृहद। और माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं सूक्ष्म रंध्र और वृहद रंध्र। ध्यान रखना, किसी भी रंध्र को सूक्ष्म कब कहेंगे और वृहद कब कहेंगे, इसके बारे में भी आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता देता हूं कि अगर मान लीजिए जो पोर है, जैसे मान लो ये आपको जो पोर दिख रहा है, इसका जो आकार है, इसका जो डायामीटर है, अगर मान लीजिए ये डायामीटर बड़ा है 0.06 mm से, यानी कहने का मतलब है अगर 0.06 mm से बड़ा है तो हम बेझिझक कह देंगे कि रंध्र बड़ा है। और अगर मान लीजिए छोटा है इससे, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि ये जो पोर है ये छोटा है। यानी मैक्रो का मतलब होता है कि जो पोर की अगर मान लीजिए साइज होती है, अगर डायामीटर या साइज ऑफ पोर जो होती है, याद रखना, अगर ये मोर देन है 0.06 mm से तो हम इसको बोलेंगे मैक्रोपोर। और ध्यान रखना, इसकी साइज लेस देन 0.06 mm होती है तब हम इसको बोलते हैं माइक्रोपोर। माइक्रो का मतलब होता है छोटे वाले पोर्स की बात करते हैं। याद रखना, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है कि जो सॉइल एयर होती है, हवा होती है, वो सॉइल के अंदर कौन से पोर्स के अंदर प्रेजेंट होती है? तो ध्यान रखना, मैक्रोपोर्स के अंदर होती है। यानी इसमें क्या भरी रहती है? एयर फील्ड। यानी जनरली अगर आपसे ये पूछे कि जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर हवा कौन से पोर्स में भरी होती है, तो ध्यान रखना वो मैक्रोपोर्स में होती है। और आपको पूछे कि भैया वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना फिल्ड विथ वाटर। यानी सॉइल के कौन से पोर्स के अंदर फिल्ड विथ वाटर? बताइए कौन से पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है? तो ध्यान रखना, वाटर प्रेजेंट होता है माइक्रोपोर्स में। और एयर किसमें होती है? एयर होती है मैक्रोपोर्स के अंदर। कौन से पोर्स के अंदर? मैक्रोपोर्स के अंदर। अगर मान लीजिए दोनों ही टाइप के पोर्स के अंदर पानी भर जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं सेचुरेटेड सोइल। यानी कि माइक्रो पोर्स के अंदर हमें पता है वाटर होना चाहिए और मैक्रो के अंदर एयर होनी चाहिए, लेकिन मामला अगर गड़बड़ हो जाए और दोनों में ही पानी भर जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेटेड कंडीशन। यानी कि सेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है, याद रखना, व्हेन माइक्रो एंड माइक्रो एंड मैक्रोपोर्स
आर फिल्ड विथ वाटर, यानी कि दोनों के दोनों में अगर पानी है तो उस सॉइल को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉइल। अनसेचुरेटेड सॉइल की बात करें तो अनसेचुरेटेड सॉइल का मतलब होता है मैक्रोपोर्स के अंदर हवा होगी और माइक्रोपोर्स में वाटर होगा। हम कह सकते हैं मैक्रोपोर्स filled by water and micropores filled by, उल्टा हो गया है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें आएगा एयर एंड इसमें आ जाएगा वाटर। यानी कि छोटे वाले जो होते हैं उनमें क्या आता है माइक्रो, और याद सॉरी छोटे वाले हैं माइक्रो, उनमें वाटर होगा और मैक्रो में क्या रहेगी एयर। उस कंडीशन को हम प्यारे रसगुल्लो कह देंगे अनसेचुरेटेड कंडीशन। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि किसी भी सॉइल के अंदर, जैसे कमेंट आया है, एक मिनट में देख लेता हूं किसी बालक का कोई कमेंट तो ना है। जी ना, कोई कमेंट नहीं है, ठीक है डन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आगे चलो। यानी आपको सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होता है ये चीज एकदम क्लियर हो गई है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बातें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा जिनमें आपको अक्सर डाउट होता है, या यूं कहें जो आपको अक्सर परेशान करती है। उन बेसिक कुछ बातों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जैसे मान लीजिए आज आपने खेत के अंदर इरिगेशन दी है, यानी आज ही आपने खेत के अंदर पानी लगाया है, या मान लो आज खेत के अंदर बारिश हुई है। जैसे मान लो अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जैसे ही बारिश होती है पानी बरसता है तो मिट्टी के सारे पोर्स जो होते हैं वो किससे भर जाते हैं, वाटर से भर जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी इरिगेशन होगी तो इरिगेशन होते ही जो सॉइल के मैक्रो और माइक्रो पोर्स होते हैं वो वाटर से फिलअप हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जस्ट आफ्टर इरिगेशन, यानी इरिगेशन के जस्ट बाद, या फिर हम बात करें कि रेन जो होती है उसके जस्ट बाद सॉइल के अंदर कौन सी कंडीशन आ जाती है, सेचुरेटेड कंडीशन होती है। बोले सेचुरेटेड कंडीशन क्या होती है? सेचुरेटेड कंडीशन का मतलब होता है सॉइल के माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स दोनों के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेटेड कंडीशन। आई होप इसमें कोई इश्यू आपको नहीं है। देन हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि सर ये समझ में आ गया। तो आज के दिन, यानी हम बात करें तो आज के दिन रेनफॉल हुई है और सॉइल के अंदर जितने भी जो पोर्स थे उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है, तो हमने कहा कि आज तो सेचुरेटेड कंडीशन है। यानी कि जैसे ही आज के बाद में मैं सेचुरेटेड कंडीशन वर्ड यूज करूंगा तो आप आराम से इसका जवाब दोगे कि सर इसका मतलब तो यह है कि सॉइल के माइक्रो एंड मैक्रो दोनों टाइप के जो पोर्स होते हैं उनमें पानी भरा हुआ है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए ये सॉइल पार्टिकल्स है और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर हमें पता है पानी भरा हुआ है, क्योंकि सॉइल की जो कंडीशन है वो सेचुरेटेड है। यानी यहाँ जो है वो क्या प्रेजेंट है, यहाँ सारे के सारे पोर्स के अंदर प्रेजेंट है वाटर। क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि जब इन सारे के सारे पोर्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है, इसका मतलब जो पानी होता है वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चिपका हुआ नहीं रहता है, वो इजीली एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ मूवमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने सिंचाई की है तो यहाँ जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ भी जाता है। और ये नीचे क्यों जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर एक फोर्स, एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण बल। यानी कि मिट्टी के सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो वाटर धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट करता हुआ नीचे चला जाता है, और नीचे जाने का कारण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्व आकर्षण बल। गुरुत्व आकर्षण बल की वजह से इन पोर्स के अंदर जो पानी होता है बेटा वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। और नीचे क्यों जाता है? क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है ये पार्टिकल्स के साथ चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि बड़ा बड़ा रंध्र है तो उसमें भरा हुआ पानी है जो पार्टिकल्स के साथ चिपका हुआ नहीं है। लेकिन याद रखना इसी सॉइल के अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल तो बहुत बड़े बड़े इनके बीच में स्पेस था, पर पता चला कि कुछ जगह पर जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो बहुत छोटा था।
यानी उसको हमने कहा कि सर ये तो माइक्रोपोर स्पेस था। कौन सा स्पेस था? माइक्रो वाला। तो होता क्या है, माइक्रोपोर स्पेस के अंदर जो पानी होता है वो सॉइल पार्टिकल्स के बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, और इतना ही रहता है पानी कि उसको सॉइल के पार्टिकल्स अपने टाइटली एब्जॉर्ब करके रखते हैं, अपने साथ चिपका कर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पानी है वो पार्टिकल्स के साथ बहुत ही ज्यादा एडिशन फोर्स के साथ चिपका हुआ रहता है, जबकि बड़े वाले पार्टिकल्स के बीच में जो पानी भरा हुआ है वो पानी क्या है, तो उसमें एडिशन फोर्स ज्यादा काम नहीं करता है। इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। यानी कि आज आपने सिंचाई की इरिगेशन दी, उसके तुरंत बाद खेत में जो कंडीशन है वो सेचुरेटेड कंडीशन है, बारिश के तुरंत बाद सेचुरेटेड कंडीशन है। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे जो मैक्रो पोर्स के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, बड़े वाले जो पोर्स के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे कहां चला जाता है? नीचे की तरफ चला जाता है। यानी अब सॉइल के अंदर क्या होगी? अब सॉइल के अंदर दूसरी कंडीशन क्रिएट होगी। पहले सेचुरेटेड कंडीशन थी, अब जो कंडीशन होगी वो अनसेचुरेटेड कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यानी सॉइल के जो मैक्रोपोर्स है इनमें जो पानी है वो तो कहां चला गया? नीचे चला गया ग्रेविटी की वजह से। तो मैक्रोपोर्स में इसकी पानी की जगह कौन ले लेती है? एयर आ जाती है। जबकि माइक्रोपोर्स में जो वाटर है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं जा पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना बल लगाता है उतना ही या उससे ज्यादा बल सॉइल के पार्टिकल्स उस वाटर को रोकने के लिए लगा देते हैं। इसका मतलब ये जो माइक्रोपोर्स में जो पानी भरा होता है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स उसको बहुत मजबूती से हेल्ड करते हैं, या यूं कहें पकड़ के रखते हैं, अपनी सरफेस से रिटेन करके रखते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता है और कहाँ रुक जाता है? पोर स्पेस के बीच में ही रिटेन कर जाता है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर मैक्रोपोर्स में जो पानी होता है इसका मतलब क्या वो ग्रेविटी से नीचे चला जाता है? जी बिल्कुल। और माइक्रो वाला नहीं जाता है। समझ में आ गई आपको ये बात? इसी कारण आपको पता हो तो जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो कौन सी सॉइल में ज्यादा होते हैं? बोले सर क्ले सॉइल में ज्यादा होते हैं। और मैक्रोपोर्स किस में ज्यादा होते हैं? सैंडी सॉइल में ज्यादा होते हैं। इसीलिए बालू मिट्टी सैंडी सॉइल में रेनफॉल के थोड़ी देर बाद ही अगर आप जाओगे तो आपको उस मिट्टी में पानी नहीं मिलेगा, उसका सारा पानी कहाँ चला गया है? नीचे। लेकिन अगर आप क्ले सॉइल में सिंचाई के या इरिगेशन के आपको पता हो तो 4-5 दिन तक तो आप उसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि 4 दिन बाद तो आप जैसे ही पांव रखोगे आपका पांव भी मिट्टी के अंदर धंस जाएगा, एकदम कीचड़ बन के रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे पानी को ऊपर रखती है, नीचे जाने ही नहीं देती है। मामला सेट हो गया। इसका मतलब हमारे पास दो कंडीशंस हो गई कि मैक्रोपोर्स का जो वाटर होता है ग्रेविटी से नीचे चला जाएगा, लेकिन क्ले पार्टिकल्स के जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनका वाटर नीचे नहीं जाता है। क्लियर है? लेकिन हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मैक्रोपोर्स का पानी निकल जाए जबकि माइक्रो का इसके अंदर ही रहे, क्योंकि माइक्रोपोर्स वाले वाटर का ही तो यूज प्लांट्स करेंगे। मैक्रो वाला तो हमारे किसी काम का नहीं है, उसको तो नीचे की तरफ जाने दो, क्योंकि सॉइल में हमको एयर भी चाहिए। एयर अगर सॉइल में नहीं होगी तब भी क्रॉप प्रोडक्शन सही नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले हम सॉइल एयर पढ़ चुके हैं और वहां पर हमने एरिएशन की बात की थी, ओडीआर की बात की थी, और वहां हमने कहा था कि अगर मान लीजिए सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है तो ओडीआर की जो रेट है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। ये फैक्टर पढ़ा था ना आप लोगों ने। इसका मतलब सॉइल में अगर मॉइस्चर कंटेंट जो मैक्रोपोर्स है उनमें अगर मॉइस्चर नहीं होगी तो ओडीआर अच्छी होगी, एरेशन अच्छा होगा, क्रॉप्स के लिए क्या होगा? बहुत बेनिफिशियल होगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मैक्रोपोर्स में जो भरा हुआ पानी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे खेत के अंदर उसकी लीचिंग होती है, नीचे की तरफ चला जाता है। जितना पानी नीचे जा सकता था वो चला गया, पूरा पानी नीचे नहीं जाएगा। मैक्रोपोर्स वाला वाटर धीरे 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 नीचे चला जाता है, जबकि माइक्रो वाला सॉइल के अंदर रुक जाता है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन ऐसा हो कि जितने पानी को नीचे जाना था वो चला गया, अब पानी नीचे जाने से रुक गया है। तो जब पानी नीचे नहीं जा रहा है उसका डाउनवर्ड जो मूवमेंट है अब वो रुक गया है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो फील्ड कैपेसिटी। शॉर्ट में इस टर्म्स के लिए हम यूज टर्म कर लेते हैं या इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफसी। यानी हम कहते हैं कि इरिगेशन के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितना पानी डाउनवर्ड मूवमेंट करके जाना था उतना चला गया है। मैक्रोपोर्स के अंदर एयर भर गई है और माइक्रोपोर्स के अंदर अभी भी वाटर है। अब वाटर का डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया है।
उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है फील्ड कैपेसिटी। क्या नाम दे दिया है? फील्ड कैपेसिटी। जिस दिन आप इरिगेशन करते हो या सेचुरेटेड सॉइल को फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए लगभग 2 to 3 डेज का टाइम लगता है। यानी जिस दिन आपने इरिगेशन की है उस इरिगेशन के लगभग 2 से 3 दिन बाद आपकी सॉइल में कौन सी कंडीशन आ जाती है? फील्ड कैपेसिटी वाली कंडीशन आपकी सॉइल के अंदर आ जाती है। कई बार इस टाइम को मेरे प्यारे रसगुल्लो डेज में ना आकर ध्यान रखना हावर्स में पूछ लेता है, तो 2 दिन में हमें पता है 48 हावर्स होते हैं, जबकि 3 में कितने होते हैं? 72 हावर्स होते हैं। यानी कि आफ्टर 48 to 72 हावर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद कौन सा पॉइंट आता है? फील्ड कैपेसिटी आता है। ये सवाल पूछा हुआ है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब ये सैचुरेशन पॉइंट आता है तब जैसे मान लीजिए मैं एक फंक्शन की बात करूंगा जिसको बोलता है, या तो हम लोग बोलते हैं मैट्रिक, या तो क्या बोलते हैं? या तो हम बोलते हैं मैट्रिक टेंशन बोलते हैं, या तो क्या बोल देते हैं? मैट्रिक टेंशन बोलते हैं। या फिर इसी के लिए हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं जिसको बोलते हैं मॉइस्चर टेंशन। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग मॉइस्चर टेंशन शब्द यूज करते हैं, या कई बार सिर्फ टेंशन शब्द यूज करते हैं। तीनों ही कंडीशन में आपको एक ही समझना है, अलग अलग नहीं समझना है। बोले सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैट्रिक टेंशन का मतलब होता है कि सोइल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये तीनों चीजों को मिलाकर बोलते हैं सॉइल मैट्रिक्स। और सॉइल मैट्रिक्स वाटर को अपने ऊपर चिपका के रखने की कोशिश करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो सॉइल मैट्रिक्स होता है उस सॉइल मैट्रिक्स के और वाटर के बीच में जो संक्शन, जो प्रेशर या जो बल काम करता है, हम उसकी बात करते हैं। तो मैट्रिक टेंशन या मॉइस्चर जो टेंशन होता है सेचुरेशन पॉइंट के ऊपर वो 0 रहता है। याद रखना 0 बार होता है। बोले सर 0 बार क्यों होता है? क्योंकि इस बिंदु पर जो पानी है वो मुक्त रूप से मिट्टी के अंदर घूम रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रेशर संक्शन होता है वो कितना होता है? 0 बार होता है। अब धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे जो ज्यादा वाटर था या सॉइल के मैक्रोपोर्स में जो पानी भरा हुआ था वो पानी धीरे धीरे नीचे चला गया। अब जो पानी खेत के अंदर है वो पार्टिकल्स के साथ मजबूती से चिपका हुआ है। इसका मतलब अब उस पानी को, जैसे यहाँ जो पानी था उसको हटाने के लिए आपको कोई बल की आवश्यकता नहीं थी, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन फील्ड कैपेसिटी पे जो पानी है उसको अगर आपको उस मिट्टी से निकालना है तो उसके लिए आपको उस मिट्टी के ऊपर बल लगाना पड़ेगा। और इस फील्ड कैपेसिटी वाले बिंदु पर जो आपका मॉइस्चर टेंशन होता है, ध्यान रखना ये मॉइस्चर टेंशन पहुंच जाता है 0.1 to 0.3। कितना पहुंच जाता है? याद रखना ये पहुंच जाता है 0.33 बार पहुंच जाता है। बोले सर ये बात भी ठीक है, पर सर आज तक हमने तो 0.33 बार ही पढ़ा था, आज आप एक पॉइंट और लेके आ गए 0.1 बार। तो समझना, याद रखना बालू मिट्टी के अंदर फील्ड कैपेसिटी अलग बार पे आती है, जबकि आपकी क्ले सॉइल में ये अलग बार पे आती है। 0.1 जो होता है ये आपकी सैंडी सॉइल की फील्ड कैपेसिटी है। और ये सवाल भी आया हुआ है, आपको बिल्कुल एक अच्छे लेवल के साथ प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखना। तो याद रखना सैंडी सॉइल को ही क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल को ही बोलते हैं लाइट सॉइल। यानी अगर आपको ये पूछे कि भैया लाइट सॉइल की फील्ड कैपेसिटी कितने बार पे आती है, तो वो आती है 0.1 बार पे। और अगर मान लीजिए आपको ये पूछे कि बताइए आपकी जो हैवी सॉइल होती है, कौन सी सॉइल होती है? जो हैवी सॉइल होती है, बताइए हैवी सॉइल के अंदर फील्ड कैपेसिटी कितने बार पर आती है? 0.33 बार के ऊपर आती है। इन्हीं दोनों को कई बार चेंज करके लिखा जाता है। अरे 0.1 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अरे 1 में 10 का भाग दो, क्या आएगा? 0.1 आएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर मैं ये कहूं कि 1/3, 1/3 लिख सकता हूं। क्या? क्योंकि 1 में 3 का भाग दोगे तो 0.3 तो आएगा, 33 तो आएगा। इसका मतलब कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती है कि हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, पहला सवाल आता है फील्ड कैपेसिटी कितने टाइम के बाद, कितने डेज के बाद में आती है? फील्ड कैपेसिटी कहेंगे किसको? तो फील्ड कैपेसिटी का मतलब सिंपल शब्दों में होता है कि व्हेन मैक्रोपोर्स आर फिल्ड विथ एयर एंड माइक्रोपोर्स जो होते हैं उनमें वाटर प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। या फिर हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं फील्ड कैपेसिटी के कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वाटर नीचे जा रहा था उसका जाना जिस दिन रुक जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पानी का डाउनवर्ड मूवमेंट रुक जाता है,
उस बिंदु को बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी ध्यान रखना, आपको अगर एक ही रिजल्ट पूछे तो याद रखना 0.33 बार देना है, और अलग अलग सॉइल का पूछे तब आपको ध्यान में ये रखना है। यानी हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर जिस दिन हमने सिंचाई की उस दिन सैचुरेशन पॉइंट आया, और सैचुरेशन के बाद क्या आ गया, सैचुरेशन के बाद आ गया फील्ड कैपेसिटी। क्लियर है मामला, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी आ गई। अब फील्ड कैपेसिटी आने के बाद हमने पानी और पार्टिकल्स के बीच में जो संक्शन देखा, हमें पता चला कि वो 0.33 बार मैट्रिक पोटेंशियल, या यूं कहें कि जो मैट्रिक संक्शन था या जिसको हम मॉइस्चर टेंशन कहते थे, वो कितना था, 0.33 बार था। अब धीरे धीरे क्या होगा, वाटर जो होता है वो इवोपोट्रांसपायरेशन के द्वारा उड़ता रहेगा, यानी मिट्टी से पानी उड़ता रहेगा, इसको बोल देंगे इवोपोरेशन। और पौधे भी मिट्टी से पानी को निकालकर उसका ट्रांसपायरेशन करते रहेंगे, यानी इवोपोट्रांसपायरेशन, दोनों प्रक्रियाओं को साथ में बोलते हैं, इससे पानी उड़ता रहेगा, यानी मिट्टी में पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे मिट्टी में क्या होता है, पानी कम होता चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मिट्टी में पानी कम होता जाता है, जैसे आपने देखा होगा आज आपने सिंचाई की है, आपकी फसल एकदम बढ़िया हरी भरी खड़ी है, लेकिन 5-7 दिन के बाद वो धीरे धीरे एक दिन थोड़ी मुरझाएगी, फिर थोड़ी ज्यादा मुरझाएगी, फिर थोड़ी और ज्यादा मुरझाएगी, और धीरे धीरे उसमें मुरझान आने लगता है, और आप सिंचाई नहीं करोगे तो आपको फसल जली हुई दिखाई देने लगती है। ये आपने अक्सर नोटिस किया होगा। इसका मतलब धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जा रहा है। अब होता क्या है कि मिट्टी में पानी भरा हुआ है, पौधा क्या करता है, एक बल लगाता है, एक संघर्ष क्रिएट करता है, जिससे उस मिट्टी के कणों के बीच में जो पानी है उसको वो अवशोषित कर पाए। यानी प्लांट एक संघर्ष क्रिएट करता है, जिससे माइक्रोपोर्स जो है सॉइल के, उनमें प्रेजेंट वाटर को वहां से वो खींचने की कोशिश करता है। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में मान लेते हैं ये पानी भरा हुआ है। अब पौधे की रूट जो होती है वो यहाँ से गुजर रही है, तो ये प्लांट की रूट क्या करती है, इस पानी को अवशोषित करने की कोशिश करेगी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। ये प्लांट की रूट जिस संक्शन के साथ ये वाटर का पार्टिकल्स जो है वो सॉइल के पार्टिकल से चिपका हुआ है, मान लेते हैं कि ये संक्शन है, जैसे मान लीजिए 14 बार, 14 बार का है, तो जब तक कि ये रूट इसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाल देती कि वो प्रेशर 14 बार से ऊपर, यानी 14 बार से ऊपर जैसे ही प्रेशर डालेगी ये पानी को अपने अंदर ले लेगी, है ना। और जब तक इस मैट्रिक पोटेंशियल से या मैट्रिक फंक्शन से या मैट्रिक टेंशन से इसका प्रेशर कम रहेगा, तब तक ये पानी को नहीं ले पाएगी। यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि प्लांट की भी सीमा होती है, समाप्त हो जाएगी, उससे ज्यादा प्रेशर वो नहीं डाल सकता, यानी सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन अब वो नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसको मिट्टी से पानी लेने के या यूं कहें सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, अब उसके अंदर विल्टिंग आती है। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, यानी कि जब क्रॉप के अंदर वाटर की स्केर्सिटी होती है तो उसकी जो लीफ होती है उनका जो टर्जिडिटी होती है, स्पीत बोलते हैं उसको, टर्जिडिटी का लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं विल्टिंग या मुरझान बोलते हैं उसको। यानी कि कहने का मतलब कि खेत में धीरे धीरे पानी कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां हम देखेंगे कि जो प्लांट है वो प्लांट विल्टिंग शो करता है, या यूं कहें कि हमारा जो पौधा है, हमारी जो क्रॉप है वो विल्टिंग शो करती है, या यूं कह सकते हैं वो मुरझान दिखाती है, उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और ये जो बिंदु होता है ये आता है 15 बार के ऊपर, 15 बार के ऊपर ये आता है। और विल्टिंग पॉइंट भी दो टाइप के होते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, एक होता है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, एक होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। तो 3 टाइप के विल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनको भी मैं समझाऊंगा आगे चल के। यानी कहने का मतलब है कि पौधा जब मुरझाने लगे तो उसको बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। और ये ऑलमोस्ट आता है 15 बार के ऊपर। यानी कि यहाँ पानी था, धीरे धीरे मिट्टी के अंदर पानी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ मैट्रिक टेंशन कितना था, 0.33 बार था, यहाँ कितना आ गया, -15 बार करके यहाँ पर मैट्रिक टेंशन आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे भी सॉइल के अंदर मॉइस्चर होती है, उसको प्लांट्स यूज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या यूं कहें करते हैं। क्लियर है मामला। यानी कि धीरे धीरे मान लीजिए सॉइल हीट करेगी, गर्म होगी, तो पानी फिर से सॉइल से उड़ता रहेगा। समझ में आई मेरी बात। यानी कि अब जो वाटर है वो धीरे धीरे उड़ता रहेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉइल के अंदर जो लिक्विड वाटर है वो सारा उड़ गया है। अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड फॉर्म में वाटर नहीं है, और जो वाटर है वो वेपर फॉर्म में है, यानी जलवाष्प के रूप में है। तो जब ऐसा हो कि वाटर जो है वो जनरली सॉइल के अंदर
लिक्विड फॉर्म में नहीं रहे। कौन सी फॉर्म में नहीं रहे? लिक्विड फॉर्म में तो नहीं रहे, और कौन से रूप में आ जाए? तो याद रखना वो वेपर फॉर्म में आ जाए, यानी पार्टिकल्स के बीच में वाटर वेपर फॉर्म में होता है। तो उस पॉइंट को या उस बिंदु को जहां ये कंडीशन आती है उसको बोल देते हैं, याद रखना, हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोल देते हैं? हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट। क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आता है -31 बार के ऊपर। मामला क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों को? अब समझना, कल की क्लास में मैंने आपको एक छोटा सा वर्ड समझाया था, उसका नाम था कैपिलरी। क्या नाम था? कैपिलरी। और कैपिलरी क्या होती है? तो मैंने कहा बहुत छोटी छोटी नलियां होती है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। अपने बाल के आकार की जो नलियां होती है उनको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं? कैपिलरी। समझ में आ गई मेरी बात? अब समझना मेरी बात को, कैपिलरी का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि जो सॉइल की माइक्रोपोरोसिटी होती है, यानी सॉइल के जो माइक्रोपोर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के जो पोर्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी कि मान लो ये वाला पोर है वो इसके साथ इस तरह से करके टेढ़ी मेढ़ी नलियों से जुड़े रहते हैं, और बहुत छोटे होते हैं पोर्स, इसीलिए इन पोर से बनी हुई जो नली होती है उसको बोलते हैं कैपिलरी। क्योंकि कैपिलरी का मतलब होता है बहुत फाइन ट्यूब्स को बोलते हैं। यानी अब हमारे सामने दो तीन चीजें निकल कर आती है जो आपको समझने की जरूरत है। अब जो समझा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना वो क्या समझा रहा हूं। अब मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि वाटर के दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है, एक तो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको कहा था कि एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल यानी हम पौधों की बात करेंगे। पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए जो अवेलेबल वाटर होगा, उपलब्ध वाटर होगा, उसको हम अलग से बताएंगे, जो उपलब्ध नहीं होगा उसको अलग से बताएंगे। लेकिन फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, भौतिक वर्गीकरण जो होता है पानी का, उसमें हम क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर जो वाटर होता है वो किस फोर्स के ऊपर या कौन से फोर्स में प्रेजेंट होता है, किस रूप में रहता है, उसके आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे हम बात करें तो सेचुरेशन पर 0 बार था, और याद रखना यही प्रेशर आ जाता है 0.33 बार, और फिर आता है 15 बार, और फिर आ जाता है -31 बार। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और एक इतना प्यारा फ्लो चार्ट बनाऊंगा कि अगर आपने इस फ्लो चार्ट को समझ लिया तो मान लेना आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और जिंदगी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शर्त इतनी सी है कि अब जो चीजें लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो आपको उनको शॉर्ट में समझना है। अब कहीं पर भी आपको एसपी का मतलब पीछे लिख दिया है, इसका मतलब होता है सेचुरेशन पॉइंट। एसपी का मतलब क्या है? सेचुरेशन पॉइंट। हमें पता है कि एसपी के बाद में क्या आएगा? एसपी के बाद में बोले सर आ जाता है फील्ड कैपेसिटी। एफसी का मतलब फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी के बाद में क्या आएगा? बोले सर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट आएगा। और परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बाद में क्या आता है? बोले सर परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट के बाद में आता है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट आ जाता है। और इनके पूरे नाम मैं पहले लिख चुका हूं, तो अब बार बार पूरे नाम नहीं लिखूंगा। सेट है यहां तक की बात? इसके ऊपर भी वाटर होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी सॉइल को लो और उस सॉइल को एकदम बढ़िया हीटर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग लगभग 24 घंटे के लिए अगर उसको गर्म करो, तब जाके उसका सारा पानी निकलता है। उससे पहले भी उसमें पानी रहता है, लेकिन जो पानी है वो वाष्प के रूप में है। किसके रूप में है? वाष्प के रूप में है। और इनमें आपको ये भी चीजें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा। बोले सर वो कौन सी? कि जो सेचुरेशन पॉइंट आता है वो कितने बार पे आता है? बोले सर ये 0 बार पे आता है, हमें पता है। फील्ड कैपेसिटी आती है वो आती है 0.33 बार के ऊपर आती है, और ये आता है -15 बार के, या सॉरी 15 बार। ये माइनस का क्या खेल है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन लेना है। मैट्रिक पोटेंशियल या मैट्रिक टेंशन को मेजर करते हैं जो ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगाते हैं। और ये हमने कहा 31 बार के ऊपर आता है। और बार की जगह कई बार एटीएम लिखा आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो भी समझाऊंगा क्यों लिखते हैं, सारा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। तो अब समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं जल का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। पहला क्या आ जाता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का जो भौतिक वर्गीकरण है नंबर 1, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। समझना इस चीज को, क्लियर है मामला? इसके बाद आगे चलते हैं।
तो इसमें जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है वाटर को, इसमें वाटर कितने टाइप का होता है प्यारे रसगुल्लो, इसमें वाटर होता है 3 टाइप का। वाटर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का वाटर यहाँ पर होता है। जैसे अब नामकरण कैसे करेंगे वो भी समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना, मजा आएगा। देखो यहां से लेकर यहां के बीच में जो पानी है वो नीचे गया था, और उसके नीचे जाने का कारण क्या था? बोले ग्रेविटी। अरे यहाँ जो पानी था और वो किसकी वजह से नीचे गया मिट्टी में? बोले सर गुरुत्वाकर्षण की वजह से। यानी यहां से लेकर यहां तक जो वाटर था वो सॉइल के अंदर नीचे की तरफ गया, तो उसके लिए एक ही कारण जिम्मेदार था, वो था ग्रेविटी। इसीलिए इस वाटर को, यानी यहां से लेकर यहां तक इन दोनों के बीच में जो वाटर है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल वाटर। उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सैचुरेशन पॉइंट से लेकर फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा था। हमने कहा फील्ड कैपेसिटी पे जो पानी होता है वो होता है माइक्रोपोर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो माइक्रोपोर्स होते हैं उन्हीं को हमने कहा बेटा वही तो आपकी क्या है, वही तो है कैपिलरी। क्या है भैया? कैपिलरी। और हमें पता है कि जो हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट है इसके बाद में जो पानी होता है वो हाइग्रोस्कोपिक रहता है या वेपर के रूप में रहता है, वो लिक्विड रूप में नहीं रहता है। यानी कोई भी आपसे पूछे कि बताओ जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनमें पानी कहां से लेकर कहां तक होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी कह देगा कि सर फील्ड कैपेसिटी से तो स्टार्ट कर दो और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक ले चलो, इन दोनों के बीच में जो पानी रहेगा ना वो छोटे वाले जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनके अंदर भरा हुआ रहेगा। इसके आगे जो तो पानी है ही नहीं, आगे तो भैया जलवाष्प के रूप में रहेगा और लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं। यानी यहां से लेकर यहां तक जो पोरोसिटी होती है वो कौन सी होती है? इन दोनों के बीच में पोरोसिटी होती है, ये होती है माइक्रो और यहाँ होती है मैक्रोपोर्स। इन दोनों के बीच में कौन से पोर्स होते हैं? मैक्रोपोर्स होते हैं। यानी यहां से लेकर यहां तक जो वाटर है, यहां से लेकर यहां तक जो वाटर है वो आ गया सेकंड नंबर का, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर हम लोग कहते हैं। पहला कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण जा रहा तो ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा हो गया कैपिलरी वाटर। सेकंड नंबर पे क्या आ गया? कैपिलरी वाटर आ गया। देन हमें पता है कि सर इससे लेकर आगे जितना भी पानी है, बोले सर कितना होता है आगे? अगर आप सॉइल को ओवन ड्राई करो, क्या करो? सॉइल को ओवन ड्राई करो। ओवन ड्राई सॉइल का मतलब होता है आप सॉइल का सैंपल लो और उस सॉइल के सैंपल को 100 डिग्री सेल्सियस पे या 105 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए सुखाओ, उसके बाद में उसमें कुछ नहीं बचता, उस सॉइल को बोलते हैं ओवन ड्राई सॉइल। यानी यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें तो मेरे यहां देखो, यहां 31 बार ही है ना, यहां पर जो संक्शन होता है या मैट्रिक जो पोटेंशियल होता है ओवन ड्राई सॉइल का ध्यान रखना, वो होता है 10,000। कितना होता है? 10,000 बार होता है। यानी यहां से लेकर यहां तक जो पानी है वो किस फॉर्म में है? आर्द्रता के रूप में है, और आर्द्रता को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? याद रखना, आर्द्रता ग्राही को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। यानी हम सिंपल शब्दों में कहें तो जो थर्ड नंबर का जल आ जाता है जो आर्द्रता के रूप में है उसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। थर्ड नंबर वाले को क्या बोल देंगे? थर्ड नंबर वाले को बोल देंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करता हूं ये तीनों टाइप का जल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोले सर एग्जाम में सवाल आता ही तो हमारा तो मामला गोलमोल हो जाता है। अरे कुछ गोलमोल नहीं होता है। कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, सिंपल कह देना कि सेचुरेशन पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में प्रेजेंट वाटर को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं। दूसरा सवाल, बोले ग्रेविटेशनल वाटर कहां से कहां तक होता है, तो याद रखना कहां से होता है? 0 बार से लेकर 0.33 बार के बीच में जो वाटर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर हम लोग कहेंगे। पहला सवाल क्लियर कि किन बिंदुओं के बीच में होता है और किस फोर्स के बीच में होता है 0 बार से लेकर 0.33 बार तक। हमें पता है कि जो सेचुरेशन पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी आने में कितना टाइम लगता है, बोले सर कुछ नहीं लगता, 2 to 3 डेज लगते हैं, 2 से 3 दिन। किसके 2 से 3 दिन? यानी आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ इरिगेशन। याद रखना इरिगेशन के 2 से 3 दिन के बाद में ये आ जाएगा। और अगर यही बात आपको घुमा के पूछ ले तो ध्यान रखना
48 टू 72 हावर्स के अंदर आपका कौन सा पॉइंट आ जाता है, फिल्ड कैपेसिटी आ जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर कोई आपको पूछे कि कैपिलरी वाटर किन बिंदुओं के बीच में रहता है, तो बोले सर कैपिलरी पॉइंट जो वाटर होता है वो फील्ड कैपेसिटी से लेकर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट के बीच में रहता है। कौन सा वाटर, कैपिलरी वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि परमानेंट विल्टिंग पे खत्म हो जाएगा, जी नहीं खत्म होगा। याद रखना कैपिलरी वाटर फील्ड कैपेसिटी से लेकर कहां तक होता है, हाइग्रोस्कोपिक पर। बोले कितने बार पे होता है, बोले 0.33 बार से लेकर 31 बार के बीच में जो पानी है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर। बोले हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलते हैं, तो या तो आप ये कह सकते हो कि हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट या हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट के ऊपर जितना भी पानी है सारा कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक। या कह सकते हो कि हाइग्रोस्कोपिक से लेकर ओवन ड्राई सॉइल के बीच में जो है उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। कितने सेक्शन पे होता है, बोले सर ये रहता है 31 बार के ऊपर रहता है, 0.30 बार के अबो रहता है। क्यों रहता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर की हम बात कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक कोई इश्यू नहीं है, आप इस चीज को एंजॉय कर पा रहे होंगे बड़े अच्छे से। ठीक है, आगे चले। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन, ये कौन सा हो गया, पहला। सेकंड क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, तो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है बायोलॉजिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 10 पेज सिर्फ वाटर में बर्बाद दे, अरे मैं एक ही चार्ट में सब समझा दूंगा और ये गारंटी के साथ समझाऊंगा कि एक सवाल इसके बाहर नहीं आएगा। आप एग्जाम देके देख लेना, सब कुछ इस ग्राफ में कवर हो जाएगा आपका। एक सिंपल एक छोटी सी चीज भी बाहर से नहीं आने वाली है। अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, यहां तो हमने फिजिकल फोर्सेस के बिहाफ पर क्लासिफाई किया था, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम अच्छे से कह देते हैं कि बायोलॉजिकल का मतलब होता है अवेबिलिटी के बिहाफ पर क्लासिफाई करेंगे, यानी किसके बेसिस पर करेंगे। अरे इसका बेसिस किसको बनाया है, तो याद रखना अवेबिलिटी को, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी उपलब्ध है या नहीं इस आधार पे बांटना है। तो हमें अच्छे से पता है कि यहां से लेकर यहां तक का जो पानी है वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं है। बोले सर क्यों नहीं है, अरे जो पानी एक दिन दो दिन के अंदर ही नीचे चला गया, जड़ों के पास में ही नहीं है, जड़ों से नीचे चला गया, क्या वो पानी उपलब्ध है क्या प्लांट्स के लिए। बोले सर उसका उपयोग कैसे करेंगे जो जड़ों के अंदर ही नहीं है, जड़ों से नीचे चला गया है। अब ये पानी जो होता है बेटा वो तेजी से नीचे बहकर जाता है, तेजी से बहकर जाता है मतलब उसको बोल देंगे सुपर, यानी तेज, और फ्लश का मतलब बह के जाने वाला। यानी यहां से लेकर यहां तक जो पानी होता है पहले नंबर वाला, उस पानी को नाम दे देते हैं सुपर, सुपर प्लस वाटर, यानी वो पानी जो तेजी से बहकर नीचे की तरफ निकल गया। अब क्या होता है, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, तो बेटा यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जो पानी होता है पौधा उसका उपयोग कर पाता है, लेकिन इस बिंदु के आगे जो पानी है पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए यहां पर पौधा मुरझाना स्टार्ट कर देता है। अगर यहां से आगे जो पानी उसका पौधा उपयोग कर पाता तो क्या वो मुरझाता, क्या नहीं मुरझाता। अगर मुरझा रहा है इसका मतलब वो पानी को काम में ले ही नहीं पा रहा है। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक जो पानी है क्या पौधे के लिए उपलब्ध है, क्या बिल्कुल है। इससे आगे वाला उपलब्ध है क्या, बिल्कुल नहीं है। यानी यहां सेकंड नंबर पे जो वाटर आ जाता है उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। क्या बोलते हैं उसको, अवेलेबल वाटर। और फिर यहां से लेकर आगे जितना भी पानी बच गया है पौधा उसका उपयोग नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पानी है वो तो कणों के साथ इतना मजबूती से चिपका हुआ है। हालांकि यहां से लेकर यहां तक जो पानी है वो कैपिलरी वाटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो इतना मजबूती से पार्टिकल के साथ चिपका हुआ है कि पौधा उसका उपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए यहां से आगे की तरफ जो भी वाटर होता है थर्ड नंबर पे उसको बोल देते हैं अनअवेलेबल अनअवेलेबल वाटर या प्लांट अनअवेलेबल वाटर। ये हो गया थर्ड नंबर।
अब आपको एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा, एग्जाम में जैसे मान लो पहला सवाल होता है कि बताइए अवेलेबल वाटर कहाँ से कौन से पॉइंट तक होता है, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो वाटर है उसी को बोलते हैं अवेलेबल वाटर। बोले कितने बार पे होता है, 0.33 से 15 बार के बीच में जो वाटर है वो क्या होता है, अवेलेबल वाटर। कई बार एग्जाम में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट, और ऑप्शन में नीचे वाले तीन नहीं आते हैं, ऑप्शन में आता है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या ऑल ऑफ दीज। तो देखो ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक का पानी इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। अब ये पूरा तो उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का पानी तो पौधों के लिए उपलब्ध है, बीच वाला तो, और जो बीच वाला वाटर है वो भी तो एक प्रकार का कैपिलरी वाटर है, इसीलिए आंसर हमें देना पड़ता है कैपिलरी वाटर। लेकिन ध्यान रखना कैपिलरी वाटर का आधा भाग उपलब्ध होता है और आधा भाग उपलब्ध नहीं होता है। तो अगर आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये पूछे कि पौधों के लिए अवेलेबल जल कौन सा है तो हम कहेंगे कैपिलरी, लेकिन अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पूछे तो हम कहेंगे कि केवल अवेलेबल वाटर ही अवेलेबल होता है, बाकी कोई भी जल अवेलेबल नहीं होता है। यानी अगर आपको पूछे कि अवेलेबल वाटर कितना होता है, तो जितना फील्ड कैपेसिटी पे है और जितना परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे है, इन दोनों के बीच का जो जल है वही अवेलेबल है, बाकी आगे पीछे वाला अवेलेबल नहीं है। अन्नू कह रही है सर एग्रीकल्चर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि कितने बार तक वाटर अवेलेबल है और 4 ऑप्शन में सभी बार हो, जैसे 0.33 से 15। हाँ बिल्कुल, कोई देखो ऑप्शन में ऐसे पूछता है कि अवेलेबल वाटर कितने बार से कितने बार तक, तो देखो 0.33 से कितने बार तक, 15 बार तक। आपको 15 से ऊपर जाना ही नहीं है, इसके ऊपर जो पानी है वो अवेलेबल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और 4 ऑप्शन में सभी बार हो, तो बेटा ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे के सारे बार एक में डालेगा, अक्सर यूं करेगा कि यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां, यहां से लेकर यहां। आपको केवल 33 से लेकर 15 वाला ही ऑप्शन चूज करना है, समझ में आ गया। इसके ऊपर जो पानी होता है वो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध के रख लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्रीकल्चर में सॉइल वाटर से जितने भी सवाल बनते हैं सारे बोर्ड पर है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अब मैं बताऊं आपको मैं कैसे पढ़ा सकता था। मैं लिखा था फिजिकल वाटर, फिर क्या लिखा था, फिजिकल वाटर 3 टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल, कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक। फिर क्या करता, लिखो ग्रेविटेशनल। फिर लिखा था कि ग्रेविटेशनल वाटर जो होता है ग्रेविटी की वजह से सोइल के अंदर नीचे की तरफ चला जाता है, पहली बात। दूसरा, ये सेचुरेशन पॉइंट से फील्ड कैपेसिटी के बीच में होता है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरे लाइन क्या लिखा था, ये 0 से लेकर 0.33 बार के बीच में पाया जाता है, ग्रेविटी की वजह से ये 2-3 दिन में नीचे चला जाता है, इसलिए प्लांट इसका उपयोग नहीं कर पाता है। ये 4-5 पॉइंट लिखा था, इतने में इतना पैराग्राफ हो गया। फिर लगा था कैपिलरी वाटर, फिर वही की सीपीटी बातें, ये फील्ड कैपेसिटी से हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट के बीच में पाया जाता है। फिर लिखा था ये 0.33 बार से 31 बार के मध्य पाया जाता है, पौधे इस जल का उपयोग करते हैं, इसीलिए कैपिलरी वाटर के लिए लिखा था ये प्लांट के लिए उपलब्ध जल है, अवेलेबल वाटर होता है। क्लियर है मामला। कैपिलरी वाटर जो है वो माइक्रोपोर्स में पाया जाता है, अरे सबको पता है कैपिलरी का मतलब ही माइक्रो होता है, माइक्रो ट्यूब्स होता है। फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, यह जल लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये कौन सी फॉर्म में होता है, ये वेपर फॉर्म में होता है। यानी साफ साफ शब्दों में क्या लिखा था, साफ साफ शब्दों में लिखा था कि ये वाला जो वाटर होता है ये वेपर फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है, ये वो वेपर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होता है कि ये जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, पौधे इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये 31 बार के ऊपर या तो ऐसे लिखा था या कैसे बोलता कि ये 31 बार से लेकर 10,000 बार के मध्य होता है, या लिखा था हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट के ऊपर जो जल है वो कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, या हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट से ओवन ड्राई सोइल तक के बीच में जो है उसको अपन बोलते हैं। क्लियर है, यही बातें घुमा फिराकर मैं आपको लिखवाता, इनके अलावा नया कुछ भी नहीं लिखवाता। समझ में आ गई बात या ना आई भाई, ठीक है आ गई है तो 2-3 चीजें आप चाहो तो मैं आपकी क्लियर कर सकता हूं। एक पीएफ स्केल, चलो अलग से पढ़ाएंगे, पीएफ स्केल को गोलमोल नहीं करेंगे, यही बातें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा था। यानी आप लोग इसको एकदम फ्लो चार्ट में समझ लीजिए, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब करता क्या है कि इस बार को अदल बदल कर पूछता है, बार की जगह 15 एटीएम लिख देगा, बार की जगह किलो पास्कल लिख देगा, या फिर लिख देगा मेगा पास्कल लिख देगा,
या फिर आपका केवल पास्कल लिख देगा। तो इकाइयों के साथ आपका खेल हो सकता है कि कोई इकाई कभी कैसी, कोई इकाई कभी कैसी, अलग अलग टाइप की इकाइयां आपको दी जा सकती है एग्जाम में। तो वहां आपको, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में यूनिट्स का खेल जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा कि भैया बार में और किलो पास्कल में क्या फर्क होता है, बार में एटीएम में क्या होता है, बार और मेगा बार के बीच में क्या है, ठीक है, सारा क्लियर आपका क्लियर कर दूंगा। अन्नू कह रही है कि सर इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ेंगे तो नींद आ जाएगी। अरे अपना काम है थ्योरी पढ़ना ही नहीं है बेटा अन्नू, अपन तो करेंगे शॉर्ट एंड स्वीट, एक डायग्राम में सब कुछ खत्म कर देंगे। और मजे की बात है ऐसी चीजें बच्चों को पसंद आती है, बच्चों को याद हो जाती है। और हमारा काम भी यही है कि आपके माइंड में सेट हो जाए और जिंदगी में कभी क्या नहीं आया, डाउट नहीं आया। इस तरह से सिक्वेंस में सेट कर दो अपनी खोपड़ी के अंदर, है ना, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट सर जी फील्ड कैपेसिटी होगी ना अवेलेबल वाटर की? हाँ जी, देखो इधर ध्यान देना। अच्छा सवाल पूछा है इसने, मैं क्लियर कर देता हूं ये जो डाउट इसका था, ये एकदम बहुत प्यारा सवाल है। आपको कोई ये पूछे कि सॉइल के अंदर अवेलेबल वाटर की मैक्सिमम लिमिट क्या है, मतलब ऐसा बिंदु कौन सा है जहां अवेलेबल वाटर सबसे ज्यादा होता है। तो देखो ये तो पकड़ लो अवेलेबल वाटर, ये तो क्या पकड़ लो अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर सबसे ज्यादा कौन से बिंदु पर होगा, बोले फील्ड कैपेसिटी पर। और सबसे कम कहां होगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर। यानी आप चाहो तो पीडब्ल्यू को लिख सकते हो अवेलेबल वाटर की, इसको लिख सकते हो मिनिमम, जो अवेलेबल वाटर मिनिमम लिमिट है वो कौन सी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और एफ सी क्या है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। यानी ये दो पॉइंट जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे, आपको याद रखने पड़ेंगे, उधर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो फील्ड कैपेसिटी और एक चेंज। तो इसमें तो लिखना है मैक्सिमम, इसमें तो क्या लिखना है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखना। और पीडब्ल्यूपी से क्या पूछा हुआ है, पीडब्ल्यूपी से सवाल पूछा हुआ है, ये है मिनिमम, ये कौन सी है, याद रखना, मिनिमम लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर। ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। इन दोनों का आपको ध्यान रखना। अच्छा सवाल किया है इसने, बहुत बढ़िया बेटा। इन दोनों चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ सबसे ज्यादा पानी उपलब्ध होगा और यहाँ क्या होगा, सबसे कम उपलब्ध होगा। यही तो वाटर अवेलेबल होता है हमारे लिए, ना इससे पहले ना इसके बाद। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। मुझे उम्मीद है कि सॉइल वाटर की क्लास आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और इसमें आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कल हम मिलेंगे तो इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? बढ़िया मजा आ रहा है, चीजें एकदम आसान आसान लग रही है, एकदम विदाउट थ्योरी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके। ओके नो, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रसगुल्लो। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बेटा नो, थैंक यू।